Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 11th Accounting. Students, Class 11th Accounting में हमारा Introduction to Accounting चैप्टर चल रहा है जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक और न्यू टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो अगर आप भी होना चाहते हैं क्लास 11th अकाउंटिंग में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी कवर कर लिया था। सो आज की क्लास में फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग किस तरह से काम करती है और अकाउंटिंग का काम करने का तरीका और अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं बेसिकली उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको मैं इतना बता दूं, जो लास्ट क्लास जिन बच्चों ने ली है, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस देखी हुई हैं, उनको ये वाली क्लास बहुत इजी लगने वाली है क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो 90% पॉइंट्स सेम हैं, रिपीटेड पॉइंट्स हैं, कुछ नया नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट हमने पढ़े थे बिल्कुल सेम पॉइंट्स आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जो नए हैं और कौन से पॉइंट्स सेम हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब मैं एक बार और बता देता हूं, जहां पर भी सिस्टमैटिक वर्ड यूज है तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस करना है। अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करना है, जितनी भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अभी अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होता है इसके ऊपर हालांकि एक पूरा चैप्टर है, तो उसको जब आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि अकाउंटिंग जो है आपको सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है। एक दो एग्जांपल्स आपको मैं दे सकता हूं। देखिए प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग के आ जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग उसी कंपनी को करनी है जो चाहती है कि उसका बिजनेस लंबा समय तक चले, जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए उसका बिजनेस। ठीक है, मतलब अकाउंट्स अगर आप बनाने बैठे हो तो आपके मन में एक चीज ये होनी चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो अनलिमिटेड टाइम तक चल रहा है, वो कभी नहीं बंद होने वाला है। हालांकि बंद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंट्स जब तक आपके बन रहे हैं, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। उसके अलावा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये भी एक अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या बोलते हैं, देखिए एंटिटी वर्ड आ रहा है, एंटिटी मतलब हो गया पहचान, आइडेंटिटी। तो इसमें ये बोला जाता है कि कंपनी और जो कंपनी का ओनर है उसकी पहचान अलग अलग है। हम कंपनी और कंपनी के ओनर को बिल्कुल सेम नहीं मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, हम अकाउंटेंट हैं फिलहाल, तो हमारे हिसाब से जो कंपनी है वो अलग है और उसका जो ओनर है वो अलग है। इसका एक एग्जांपल क्या है कि अगर ओनर अपना ही पैसा कंपनी में लगाता है तो कंपनी उसको उधार समझ के लेती है। कंपनी उसको एक एसेट नहीं समझती है कि उसके मालिक का पैसा है तो उसी का पैसा है, ऐसा नहीं है। कंपनी उसको एक लायबिलिटी समझ के लेती है और जब कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है तो वही पैसा अपने मालिक को चुका देती है। तो इस तरह से कंपनी के पास जीरो बैलेंस बचता है और जो भी है वो अपनी जिम्मेदारियां जो भी है, मतलब जो लायबिलिटी हैं उनको पूरा करके वो बंद हो जाती है। इस तरह से अकाउंट्स चलते हैं। तो यहां पे आप देखें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और यहां पे गोइंग कंसर्न। तो ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, लगभग 12-13 कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। अब ये आपको यही बताना चाहते हैं इस पॉइंट में कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग मतलब अगर आपने मालिक और बिजनेस को एक ही चीज समझ ली तो आप जो मालिक पैसा देगा बिजनेस में उसको एसेट की साइड लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। उसको तो लायबिलिटी की साइड लिखना है आपको।
तो यहां पे गलत चीजें नहीं करनी है, प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने। चलिए, अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड टू ड्रॉ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको भरोसेमंद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी बार आ चुका है ये पॉइंट, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक होती है इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगता है, और दूसरी होती है पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि होती है बैलेंस शीट, इससे हमको बिजनेस के पोजीशन के बारे में पता लगता है। क्लियर? तीसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अगर बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं बनाई जाती है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती है, उसको कम्युनिकेट करना होता है आउटसाइडर्स को भी। तो जितने भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन सबको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सच एज मैनेजमेंट हो गई इंटरनल यूजर, ठीक है। और मैनेजमेंट किस तरह से यूज करती है, वो ये देखती है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और उसके बाद डिसीजन बनाती है कि हमको इसी लाइन में चलना है आगे, या कुछ चेंजेस लाने अपनी कंपनी में, और इफेक्टिव कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बैंक्स आउटसाइडर है, एक्सटर्नल यूजर है, तो बैंक्स किस लिए अकाउंट्स चेक करती है? क्योंकि उसको अगर लोन देना पड़े उस कंपनी को, अगर वो कंपनी लोन चाहती है, तो बैंक ये तो चेक करेगी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। एम्प्लॉइज को क्यों जरूरी है? एम्प्लॉइज इंटरनल यूजर होते हैं अगेन, तो एम्प्लॉइज जो है उनको इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी अपनी कंपनी जिसमें वो काम कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि क्या जो सैलरी है वो जस्टिफाइड है, जो वो काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, या आगे आके बोनस या इंसेंटिव के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए एम्प्लॉइज भी अकाउंट्स चेक करते हैं। गवर्नमेंट का तो हमेशा देखिए हर जगह टांग अड़ाती ही है। गवर्नमेंट आती ही हर जगह, और क्यों आती है? टैक्स लेने। विदाउट टैक्स आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अकाउंट्स क्यों चेक करती है? ताकि उसको पता लगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और इतना हमको इस पे टैक्स मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए कोई भी नया पॉइंट नहीं है इसमें से, तीनों पॉइंट जो ऐसे हैं जो आपने पहले की वीडियोस अगर देखी है तो उसमें रिपीट हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एक नया पॉइंट जिसमें लिखा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। हालांकि ये वाला पॉइंट अभी तक हमने नहीं कवर किया था अभी तक की वीडियोस में, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली। सो अकाउंट्स अगर सिस्टम के हिसाब से आप मेंटेन करके चलोगे तो उन अकाउंट्स को कोर्ट भी मानती है। अगर कल को कोई केस चलता है कंपनी के ऊपर, तो आप उन अकाउंट्स को दिखा के कोर्ट को दिखा सकते हो, और कोर्ट उस पे बिलीव भी करेगी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से अकाउंट्स बनाए हैं। अब ये एविडेंस किस तरह के होते हैं? कोई ना कोई सबूत तो आपके पास होना ही चाहिए कि आपने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं और यहां ट्रांजैक्शंस की है, तो इसका क्या सबूत होता है? देखिए इसका सबूत होता है जो भी वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स, ये अलग चैप्टर है आपका पूरा। हालांकि इसमें क्या क्या होता है, जो भी आपको रिसीट मिली है, कहीं से रिसीट मिली है, और या आपको बिल मिला है कहीं से, उसका रिकॉर्ड रखना है आपको, उनको संभाल के रखना है। कैश मेमो होता है जिसमें हम कैश के बारे में लिखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अगर आपके पास सही सलामत मौजूद हैं, आपने इनको सही से रखा हुआ है और इनके हिसाब से ही आपने अकाउंट्स बनाए हैं, तो याद रखिए कि कोर्ट आपको इसमें मौका देती है और इसको समझने की कोशिश करती है। तो यहां पर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आपने अकाउंट्स ठीक से बनाए हैं। तो यहां देखते हैं लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्सेट्रा आर फॉलोड। तो देखिए कोर्ट ये भी आपसे चाहती है कि जितने भी लॉज बने हुए हैं कंपनी से रिलेटेड, जैसे कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, जो भी कंपनीज को करना है और जो नहीं करना है वो भी। तो कहने का मतलब है कंपनीज अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको हमेशा फॉलो करने होते हैं। तो जो आप अकाउंट्स बनाओगे उसमें कंपनीज एक्ट के जितने भी लॉ हैं वो फॉलो होने चाहिए। उसके अलावा इनकम टैक्स के एक्ट भी हैं, वो भी फॉलो होने चाहिए। और जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है,
वो भी आपको फॉलो करना ही है। तो इनके हिसाब से आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अब जीएसटी है, आपने कोई सेल या परचेज किया है तो उसमें जीएसटी भी होगा इंक्लूडेड। तो विदाउट जीएसटी अगर आप ले जाते हो कोर्ट के पास अपने अकाउंट्स को दिखाने, तो वो उसको इनवैलिड प्रूव कर देगी, क्योंकि वहां पे जीएसटी आपने फॉलो नहीं किया, जीएसटी एक्ट का फॉलो नहीं किया है वहां पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी कंपनी के लिए कानूनी तौर पे जरूरी होता है, उसको पूरा करने के काम आती है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम पॉइंट है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। मैनेजमेंट को किस तरह से मदद करती है, क्योंकि मैनेजमेंट वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ती है और उसके बाद अपने डिसीजंस लेती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है। उसके अलावा असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द एसेट्स एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एज वेल। तो मैनेजमेंट को ये पता रहता है कि उसके पास कितनी एसेट्स है, कंपनी कितनी एसेट्स ओन कर रही है और कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है। तो उनके ऊपर कंट्रोल, मतलब एसेट्स के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है। अब कौन सी मशीन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और एक जमीन की कीमत असली में क्या है, अगर इसको बेचना पड़े या और जमीन खरीदनी पड़े तो कितने की मिलेगी। तो वो सारी जो चीजें हैं इस तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोल करती है अकाउंटिंग के जरिए, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज की वैल्यू लिखी होती है नंबर्स में। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मैनेजमेंट यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 3 ऑन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah.